नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्ज़ाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम अपने सेगमेंट को आगे ले जाते हुए इस सीरीज़ में आज आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जिसको हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए आज के सवालों को देखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमारे करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड हैं। सभी क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड हैं और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, तो आइए बिना देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या कहता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू कैमिकेज ड्रोन्स। ये एक प्रकार का ड्रोन है। ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिसेंटली ये कैमिकेज ड्रोन जो है न्यूज़ में था, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वन लाइनर के फॉर्म में या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए पहले इसके बारे में जानें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो इस ड्रोन के बारे में अगर बात करें तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रहा, ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि रशियन आर्मी ने इस ड्रोन का यूज़ किया, जो कि अभी यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रही है, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, उसमें इस ड्रोन का यूज़ किया गया। ठीक है, इसी वजह से क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये ड्रोन क्या है, व्हाट आर कैमिकेज ड्रोन्स। तो इसकी अगर बात करें तो जैसा आप जो है पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज़ अ स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पैक्ड क्या है, ड्रोन है। और इस ड्रोन के साथ साथ इसमें क्या होता है, ये एक्सप्लोजिव से पैक किया जाता है इसको, या लोड किया जाता है। ठीक, और ये डायरेक्टली, इसका यूज डायरेक्टली जो है हम किसी टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या अगर कोई ग्रुप ऑफ ट्रुप्स है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो एनिमी टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर सकते हैं या किया जाता है। ठीक है, और इसकी बात करें तो हम जो कैमिकेज, ये नाम जो है, ये अगर इसके नाम के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड वॉर 2 एरा से नाम लिया गया है। ये जब जापानीज एयरक्राफ्ट थे, जापानीज कैमिकेज पायलट्स बोलते थे इनको, जो काफ़ी उनसे काफ़ी लोग डरते थे, काफ़ी कंट्रीज डरते थे। क्यों? क्योंकि एक तरीके के ये सुसाइड पायलट्स थे जो क्या करते थे, अपने एयरक्राफ्ट को जो एनिमी एरिया था, जो एनिमी टारगेट एरियाज थे, वहाँ पे जाके उसको एक्सप्लोड करते थे और वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए क्या करते थे, एनिमी को डिस्ट्रॉय करते थे। ठीक है, इसी वजह से इसको काफ़ी लीथल या खतरनाक माना जाता था और वहीं से ये नाम कैमिकेज नाम लिया गया है। और उसी को क्या किया गया है, अगर मॉडर्न एरा की बात करें तो उसको अपग्रेड कर दिया गया, ड्रोन के फॉर्म में कर दिया गया। अब ड्रोन में क्या है, जो पहली जो कमियां थी कि पहले एयरक्राफ्ट जो थे वर्ल्ड वॉर 2 एरा में, वहां पे जो है ह्यूमन लाइफ का लॉस होता था। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंस दिस इज एन अनमैन्ड वेपन, तो यहाँ पे उस चीज से या उस कमी को पूरा किया जा गया है। ठीक, एक तरीके का क्या है, मॉडर्न ड्रोन वर्जन है। और इसकी कैपेबिलिटी की बात अगर करें तो इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ सरपासिंग ट्रेडिशनल डिफेंसेस, जिसके बारे में बात किया, जो ड्रॉबैक्स है। ठीक, चूंकि ये अनमैन्ड है तो ये भी एक ड्रॉबैक है, तो इसको क्या करता है, ये बाईपास करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, टू स्ट्राइक देयर टारगेट को अपने अचीव करने के लिए। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये काफ़ी चीपर है, जो पहले के एयरक्राफ्ट थे उनसे काफ़ी चीपर है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट या इसका मेरिट हो जाता है किसी भी कंट्री की आर्मी के लिए। ठीक, दीज आर लीथल ड्रोन्स। क्यों? क्योंकि ये जानलेवा है, टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे वो टैंक हो या ग्रुप ऑफ ट्रुप्स हो, किसी को भी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और जो खास बात है कि ये रडार टेक्नोलॉजी के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जाते। ये भी एक क्या है, इनको क्या करता है, और ज्यादा लीथल या खतरनाक बनाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसके थ्रू रीप्रोग्राम हम अपने टारगेट्स को
रीप्रोग्राम कर सकते हैं और उसको विद एफिशिएंसी क्या करते हैं, हिट कर सकते हैं, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना किसी इंसान के इंटरवीन किए। ठीक, और इसको कई नाम से जानते हैं हम, जिसमें कि एक है स्विच ब्लेड, और इसको सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता था, जिसके बारे में ये हिस्टोरिकल नेम है, जिसके बारे में हमने बात किया कि जापान में जो पायलट्स थे वो क्या करते थे, सुसाइड करते थे टारगेट एरियाज में जाके, एनिमी एरियाज में जाके, तो वही उसी वजह से इसको सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको स्विच ब्लेड क्यों कहते हैं, बिकॉज जो इनके विंग्स है, जो इनके पंख होते हैं वो ब्लेड की तरह होते हैं, और जैसे ही वो क्या होता है, एक्टिव होता है, तो अपने आप वो पंख या ब्लेड्स जो है बाहर निकल के आते हैं, तो इस वजह से इनको स्विच ब्लेड नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये टेक्नोलॉजी या ये वेपन जो है किन किन कंट्रीज के पास है, तो अगर आज के टाइम में बात करें तो ये बहुत सारी कंट्रीज के पास है। उसमें अगर यूएस की बात करें तो सबसे जो खतरनाक है, सबसे इसका खतरनाक या मोस्ट एडवांस्ड वर्जन जो है वो यूएस के पास है। यूएस के अलावा रशिया के पास भी है, जिसने इसको रिसेंटली यूक्रेन में यूज किया, कीव में, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक, चाइना के पास भी है, इजराइल के पास भी है, ईरान के पास भी है, जो वेरियस कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ उसके बाद टर्की के पास भी है, तो इन सभी कंट्रीज के पास है, ये सिर्फ एक कंट्री के पास नहीं है। थोड़े बहुत इनके वर्जन्स में कुछ न कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, बट ओवरऑल इन सभी कंट्रीज के पास ये वेपन मौजूद है। ठीक है, और अगर इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें कि कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है या कहाँ कहाँ यूज किया गया, तो रशिया ने अभी जैसा कि हमने कहा यूक्रेन में इसे यूज किया, और रशिया के अलावा जो ईरानियन बैक जो हाउथी रिबल्स हैं, ये जो रिबल्स है, इन्होंने भी यूज किया। कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। 2019 की बात करें तो उनके जो ऑयल फैसिलिटीज है, ऑयल फैसिलिटी है या प्लांट है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, चूंकि क्या है, सऊदी अरेबिया एक ऑयल रिच कंट्री है, एनर्जी रिसोर्स के नाम से वो जाना जाता है, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इनके ऑयल फैसिलिटीज को या प्लांट को टारगेट बनाया अपना, उसके लिए कैमिकेज ड्रोन्स का यूज किया। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इसके बारे में जानी, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, दीज आर लार्ज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पैक्ड विद एक्सप्लोजिव्स दैट कैन बी फ्लोन डायरेक्टली एट अ टैंक और अ ग्रुप ऑफ ट्रूप्स। ये एक लार्ज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ड्रोन है। ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो कि एक्सप्लोजिव के साथ आता है, और उसको कहीं भी जो है किसी टैंक या ग्रुप ऑफ ट्रूप्स पे टारगेट या निशाना बनाया जा सकता है या साधा जा सकता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पहली बात तो ये लार्ज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट या ड्रोन नहीं है, इट इज अ स्मॉल ड्रोन। ठीक है, ये एक क्या है, छोटा वर्जन है, तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। दिस लीथल ड्रोन इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ऑन रडार। इस ड्रोन को रडार टेक्नोलॉजी के द्वारा डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसके बारे में हमने आपको अभी बताया है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट है। तो चूंकि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर हमारा बी, दैट इज ओनली 2 हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं आज के। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो कहता है हमारा, क्या कह रहा है, देखते हैं इसे। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EAC PM बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक, इसके बारे में ये इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की, उनके इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। सिंस रिसेंटली ये न्यूज में रहा, इस वजह से ये पॉलिटी सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आइए इसके बारे में जाने और क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे हम। ठीक बात है, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है टू द प्राइम मिनिस्टर, ये एक पहली बात तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस बात का ध्यान देना है। उसके साथ ही साथ ये नॉन स्टैट्यूटरी भी है, इसे किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया, इसका मतलब ये है।
और ये एक नॉन परमानेंट बॉडी है। नॉन परमानेंट का क्या मतलब, इसका जो टर्म है ये फिक्स, मतलब इसको टाइम टू टाइम रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, खुद जो है एडवाइजरीज या जो भी इसको काम दिए गए हैं उस पर डिसीजंस ले सकती है और ये प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करती है, ठीक। इसका मेन काम अगर बात करें, मोटा मोटी जो काम है, इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड वेरियस अदर इश्यूज रिलेटेड टू इट, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गए, इन सब चीज़ों से क्या करता है, ये डील करता है और प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करता है, ठीक बात है। अगर उसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ये नॉर्मली क्या होता है, 7 मेंबर्ड बॉडी होता है। 7 मेंबर्ड बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। ये इस बात का ध्यान देना है कि ईएसी पीएम जो है प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल तो है, इकोनॉमिक एडवाइजरी, लेकिन प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन नहीं होते। चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। अगर करंट की बात करें तो चेयरमैन जो हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय इज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी, ओके, और काउंसिल, ठीक। इनके चेयरमैन के अलावा बात करें तो कुछ अदर मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, ठीक, ये हो गया। और अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉजिस्टिक और प्लानिंग की बात करें, इसके साथ साथ अगर बजट की बात करें तो इसके लिए नीति आयोग जो है वो नोडल एजेंसी साबित होता है या उसको नोडल एजेंसी बनाया गया है, ठीक बात है। यहां तक हमने देखा इसे, ठीक है। और इसके काम के बारे में बात करें कि किन किन चीज़ों पे ये एडवाइजरीज जारी करता है प्रधानमंत्री को, तो उसके बारे में बात करें तो इट एनालाइजेज एनी इशू जो इकोनॉमिक या कोई अदर इश्यूज हो सकते हैं जो कि इनको रेफर किए जाते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर, जिस पे कि वो अपने एडवाइस देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अदर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हो गए जो इंपॉर्टेंट है, उस पे ये अपने व्यूज को दे सकते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, हमने बताया अभी आपको, ठीक है। और ये अगर इस बात करें, अगर देखा जाए, ये जो एडवाइजरीज है ये प्रधानमंत्री के सिर्फ पूछे जाने पे ही नहीं देते, ये सुओ मोटो या खुद से भी जो है उनको सजेशंस दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हाँ इस जो है टॉपिक पे आप हमें सजेशन दीजिए या क्या सॉल्यूशंस है उसके बारे में बताइए, तो ऐसा नहीं, मतलब ये 2 वे प्रोसेस है, ये खुद भी दे सकते हैं और प्रधानमंत्री खुद भी पूछ सकते हैं, ठीक। और क्या है, अटेंडिंग टू एनी अदर टास्क जो कभी भी आ सकता है या डिजायर्ड बाय पीएम फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी इश्यूज आएंगे उन पे ये अपने एडवाइजरीज इशू करते हैं, ठीक है। तो आइए वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ईएसी पीएम, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, जो कि बिल्कुल गलत है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन नहीं होते, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। ये क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी बिल के द्वारा पास नहीं किया गया है। ये क्या है, परमानेंट। यहां पे हम देखा, हमने आपको अभी बताया कि ये कतई परमानेंट बॉडी नहीं है, ये इट इज अ नॉन परमानेंट बॉडी, सो यू हैव टू लुक एट दिस, ओके। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये बिल्कुल ये सही है, बट ओवरऑल इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। और वहीं अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात हम करें तो तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट कैन एड्रेस इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस पे अपने इश्यूज को उनको एड्रेस करता है, साथ ही साथ अपने व्यूज को प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट व्यूज देयर ऑन टू द प्राइम मिनिस्टर इवन ऑन सुओ मोटो बेसिस। मतलब ये सुओ मोटो बेसिस या खुद पे खुद जो है इन टॉपिक्स पे या इन इश्यूज पे प्राइम मिनिस्टर को अपने सजेशंस या एडवाइजरीज देता है, जो कि क्या है, बिल्कुल क्या है, सही बात है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां से हमारा आंसर निकल के आता है सी, दैट इज ओनली 3। दिस इज अवर आंसर, ओके। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आज के हम। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
अर्बन 20 इवेंट, ये एक इवेंट के बारे में सवाल पूछा है जिसका नाम है अर्बन 20। तो आइए इसके बारे में जानें और वापस हम दोबारा इस पे आएंगे। ठीक है, अर्बन 20 की बात करें जिसको शॉर्ट फॉर्म में U20 भी कहा जा रहा है, ये इवेंट अभी इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया में क्यों ऑर्गेनाइज किया जाएगा? क्योंकि इंडिया जो है G20 क्या कर रहा है, उसको होस्ट कर रहा है 2023 में। अगर एक साल के लिए जो है होस्टिंग इंडिया के पास रहेगी, नवंबर से लेके, ठीक है, ये दिसंबर से लेके अगले साल नवंबर तक, एक साल के टाइम पीरियड के लिए इंडिया के अंडर G20 के जो वेरियस मीटिंग्स है उनको होस्ट किया जाएगा या कंडक्ट किया जाएगा इंडिया में। ठीक है, उसी के तहत ये एक इवेंट है जिसको U20 और अर्बन 20 के नाम से जाना जा रहा है। और ये जो इवेंट है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया? अगर इसकी बात करें तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चूंकि अर्बन से डील कर रहा है इवेंट, तो जाहिर सी बात है वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ही होगा, ज्यादा चांसेस हैं इसके। ठीक, तो अगर हम बात करें क्यों अर्बनाइजेशन या अर्बन इश्यूज पे क्यों इवेंट इतना बड़ा हो रहा है, तो अगर इस बात पे अगर हम जाए तो अगर हम देखा जाए तो जो सिटीज हैं वो टोटल एनर्जी की बात करें, वर्ल्ड्स टोटल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो उसमें 75% एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक, और उसके साथ साथ ये 75% ऑफ द रिलेट जो एमिशंस है वो भी जनरेट करता है। तो इस वजह से ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, अर्बनाइजेशन एक बड़ा इशू है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस यूएन हैबिटेट नाम से भी क्या होता है, कन्वेंशंस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। बट ये जो अर्बन इवेंट है वो G20 के तहत कंडक्ट किया जाएगा। पर्पस क्या है इसका? ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा वेरियस कंट्रीज को कि वो डिस्कस करें जो भी इश्यूज है अर्बनाइजेशन या अर्बन इश्यूज हैं उनसे, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, किस तरीके से हम सिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करें या तैयार करें ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उनको, उनके इफेक्ट को कम किया जा सके। क्लाइमेट फ्रेंडली सिटीज़ की बात करें या सस्टेनेबल सिटी की बात करें तो उस तरफ, उस डायरेक्शन में कैसे हम जा सकते हैं और जो हमारा SDG गोल है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं हम। ठीक, और साथ साथ उसके क्या करते हैं, सोशल इंक्लूजन जैसे इश्यूज पे बात करेंगे कंट्रीज, सस्टेनेबल मोबिलिटी जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक, अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ते से सस्ता घर कैसे प्रोवाइड किया जा सके, स्लम डेवलपमेंट ले सकते हैं, फाइनेंसिंग ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, उसके साथ साथ सिर्फ इश्यूज पे बात ही नहीं करना, उस पे कलेक्टिव सॉल्यूशंस भी देना। तो इन सारे मैटर पे ये डिस्कशन किया जाएगा इस इवेंट के तहत। ठीक है, अर्बन 20 की अगर बात करें तो इट एनहांसेस प्रोफाइल ऑफ सिटीज, एक तरीके से जो शहरीकरण है या शहर है उसके प्रोफाइल को और इनहेंस करेगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि सिटीज जो होते हैं वो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है किसी भी कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से उनको ग्लोबली हम ग्रोथ सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये जो इवेंट है एक तरीके का डिप्लोमेसी माना जा रहा है इसे, जिसको हम कह सकते हैं सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव। जो कई तरह के डिप्लोमेसी नाम हम सुनते हैं न्यूज़पेपर्स में, तो उनमें से एक इसको हम अपने आंसर्स में भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेंस के आंसर में। तो ये क्या करेगा, इट विल फैसिलिटेट प्रोडक्टिव डायलॉग, अच्छे से बातचीत हो, वार्तालाप हो बिटवीन नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स या अदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ। और इस इवेंट के प्रायोरिटी एरियाज के बारे में अगर हम बात करें, उस पर चर्चा करें, तो क्या क्या एरियाज इसके मेन प्रायोरिटीज हैं। तो पहला उसमें से हो जाता है इनकरेजिंग एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिव बिहेवियर। ठीक, दूसरा इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट इशू है सिटीज में। ठीक है, एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात, जिसपे कॉप में मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें भी एक ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है खासकर से डेवलपिंग कंट्रीज का। ठीक, लेवरेजिंग लोकल पोटेंशियल एंड आइडेंटिटी, अपने लोकल पोटेंशियल या लोकल रिसोर्सेज है उन पे चर्चा होगी, उनको कैसे एफिशिएंटली या सस्टेनेबली यूज किया जा सके।
उसके साथ साथ री इन्वेंटिंग अर्बन गवर्नेंस, अर्बन गवर्नेंस या म्यूनिसिपैलिटीज हम कह लें, उनको कैसे री इन्वेंट किया जाए, कैसे इन चीज़ों पे उनको डायरेक्ट किया जाए, डायरेक्शन दिया जाए, प्लानिंग किस तरीके से हो, कैसे फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, उन सब चीज़ों पे बात होगी। और यहाँ पे जो है वेरियस कंट्रीज वो अपने अपने कंट्रीज के बारे में बताएंगे और सॉल्यूशंस जो है उसके बारे में बातचीत होगी। कैटेलाइजिंग डिजिटल अर्बन फ्यूचर्स, डिजिटल अर्बन फ्यूचर्स के बारे में भी बात होगी, उसको कैसे कैटेलाइज किया जाए या कैसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी इश्यूज इसमें इस इवेंट में देखे जाएंगे। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पहला क्या कह रहा है कि द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एगिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के तहत ये इवेंट कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। किसके तहत किया जा रहा है? G20 कंट्रीज के तहत किया जा रहा है, जिसको कि इंडिया 2023 में होस्ट करेगा, ठीक, ना कि यूएन हैबिटेट। ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है? प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज टू फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जो भी मुद्दे हैं, उन पे कंट्रीज जो हैं डिस्कस करेंगी आपस में और एक सोल्यूशन पे पहुंचेंगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, चूंकि यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है तो ये जो आंसर है हमारा बी, दैट इज ओनली 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द आयुर स्वास्थ्य योजना, आयुर स्वास्थ्य योजना से रिलेटेड ये सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिसेंटली ये भी न्यूज में रहा, ये कई लोगों के लिए एक नई स्कीम होगी। या आपने आयुष्मान के बारे में सुना होगा, आयुर स्वास्थ्य के बारे में आपने हो सकता है शायद ना सुना हो। तो आइए इसके बारे में जानें और देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को तो डील करेंगे हम। ठीक, तो आयुर स्वास्थ्य योजना के बारे में बात करें तो ये योजना जो है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत। ठीक, जो कि आयुर्वेदा से डील करती है, वेरियस जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इन सब चीज़ों से। जो हमारे हिस्ट्री की बात करें, जो हमारा आर्ट या कल्चर जो पहले से एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, उसी के बेसिस पे इस मिनिस्ट्री को बनाया गया है, उसी के लिए। ठीक है, तो इसको क्या करेगी? ये एक तरीके का स्कीम जो है अम्ब्रेला स्कीम है। ये वेरियस स्कीम्स को मर्ज किया गया या कन्वर्ज करके आयु स्वास्थ्य योजना बनाया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा? कम्युनिटी हेल्थ केयर को प्रमोट करेगा, कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको आगे ले आएगा। प्रोवाइड्स वाइडर एस्पेक्ट टू हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे प्रिवेंटिव सर्विसेज हो गए, प्रमोटिव हो गए, क्यूरेटिव कैसे क्योर करना है डिजीजेज या बीमारियों को, पैलिएटिव कैसे कम करना है किसी भी डिजीज को। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें मेनली 2 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ठीक, देखते हैं उसको क्या है। पहला है आयुष एंड पब्लिक हेल्थ, PHI शॉर्ट फॉर्म। ये कम्युनिटी हेल्थ केयर से डील करता है, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। वेरियस जो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, ये सारी चीजें हैं उनसे डील करता है। दूसरा है हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फैसिलिटीज। इसमें क्या करता है? इसमें क्या, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। किसको? इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा ताकि वो जो उनकी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, उनको अपग्रेड किया जा सके। ठीक है, और वेरियस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी आयुष के प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड में, जो डॉक्टर्स हैं, उनके स्किल्स को, उनके कॉम्पिटेंसीज को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। ठीक, उसके लिए ये फंडिंग प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है, आपका इनोवेशन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये फंडिंग देगा। ठीक, और इसके बाद बारे में अगर बात करें तो ये एडवांस्ड या स्पेशलाइज्ड मेडिकल हेल्थ यूनिट बनाने की बात करता है, जो कि डेडिकेटेड होगा आयुष से। ठीक है,
बोथ इन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर में, यहाँ पे कोई बायस नहीं है सेक्टर वाइज अगर देखें हम। इनोवेटिव और क्रिएटिव प्रपोजल्स को सपोर्ट करेगा, जिसके बारे में हमने अभी बताया, और फैसिलिटीज़ है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस है, उनको क्या करेगा, अपग्रेड करेगा, उनको फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करेगा। ठीक, उसके साथ साथ जो वेरियस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी कंट्री में, उनको भी अपने साथ ऑन बोर्ड ले आने की कोशिश करेगा, अगर वो क्या करते हैं, इच्छुक हैं इस जो मिशन है आयुष का उससे जुड़ने के लिए। ठीक है, और जहां तक फंडिंग की बात है, फंडिंग पैटर्न, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को मैक्सिमम 10 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी इस योजना के तहत, जो कि कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, वो 3 साल के लिए होगा, पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक, और ये इसकी एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो फंड है ये डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूशन या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है दी जाएगी, बेस्ड ऑन देयर मेरिट, जो उनका मेरिट है उसके बेसिस पे उनको फंडिंग दी जाएगी, वो भी डायरेक्टली दिया जाएगा। यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है। मिडिल मैन की बात करते तो जैसे स्टेट हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए, इनको फंड एलोकेट नहीं किया जाएगा। ठीक, जिसके बारे में हम अगले पॉइंट में देख रहे हैं कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर स्टेट और यूटी वाइज सैंक्शन योर एलोकेशन ऑफ फंड अंडर दिस स्कीम या अंडर दिस कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ये खास बात थी इस योजना की। तो आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किस लिए? टू प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ केयर। ये हेल्थ मंत्रालय का क्या है, एक योजना है, एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि कम्युनिटी हेल्थ केयर को प्रमोट करेगा, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ना होके मिनिस्ट्री ऑफ क्या होगा, आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, देयर इज प्रोविजन फॉर स्टेट और यूटी वाइज एलोकेशन ऑफ फंड्स टू प्रमोट हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके बारे में हमने जस्ट आपको अभी अभी बताया कि यहाँ पे जो फंडिंग होगी वो डायरेक्टली किसको जाएगा, इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन है जो भी, उनको सीधे फंड प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि स्टेट्स के द्वारा किसी एलोकेशन के लिए के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखें तो चूंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, तो आंसर हमारा डी हो जाता है, दैट इज नन ऑफ द एबव इज आवर करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, दैट इज एसपीआई फॉर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ये एक इंडेक्स के बारे में बात है जो रिसेंटली रिलीज किया गया है, किसके लिए, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इंडिया में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानें और वापस से हम जल्दी से आएंगे। ठीक, तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करें अगर, तो किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है या प्रिपेयर किया गया है, ये एक संस्थान है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव, जो कि एक एनजीओ है। ठीक है, और इसको किसको सबमिट किया गया है, इन्होंने किसको किया है, EAC प्राइम मिनिस्टर, दैट इज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर को भी रिसेंटली इस रिपोर्ट को सौंपा गया है। ठीक, ये एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, किसके लिए, होलिस्टिक मेजर, होलिस्टिकली क्या करता है, मेजर करता है किसको, जो कंट्री का, हमारे देश का जो सोशल क्या है प्रोग्रेस है, उसको वेरियस पैरामीटर्स पे एट नेशनल या सब नेशनल लेवल, सब नेशनल लेवल मतलब लोकल लेवल की बात कर रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसको पैरामीटर्स पे क्या करेगा, मेजर करेगा वेरियस स्टेट्स को। और इट यूजेस एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क का ये यूज करता है, मतलब इसमें कई सारे इंडिकेटर्स का यूज किया जाएगा, उसके बाद इनको एक रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इस रिपोर्ट के बारे में अगर और हम बात करें थोड़ा डिटेल में, तो इट असेसेस स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 3 क्रिटिकल डिमेंशंस पे इस रिपोर्ट को ये जारी करता है। कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं, मे भी आपसे एग्जाम में पैरामीटर्स को पूछ सकता है, जैसे कई बार जो है IMF के रिपोर्ट के पैरामीटर्स को पूछा गया ऐसा एग्जाम में, प्रीलिम्स में, तो इसलिए मे भी ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तो उसको पूछ सकता है। पहला हमारा उसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स
दूसरा है फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, तीसरा है अपॉर्चुनिटी। बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कौन कौन से हमारे बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। न्यूट्रिशन आ जाता है, मेडिकल केयर या हेल्थ केयर हो जाता है, वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, पर्सनल सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी, शेल्टर हो गया, जिसको हम आम भाषा में जानते हैं रोटी कपड़ा और मकान। ठीक, वहीं फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग की बात करें तो इसमें एक्सेस टू नॉलेज जो बेसिक राइट है, एजुकेशन राइट, उसकी बात करता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करता है और एनवायरमेंट क्वालिटी जो कि एक इंपॉर्टेंट क्या है, पैरामीटर है या इंडिकेटर है। ठीक बात। और तीसरा हमारा जो पैरामीटर है दैट इज अपॉर्चुनिटी या डिमेंशन है, वो डील करता है हमारे पर्सनल राइट से, हमारी फ्रीडम से, पर्सनल फ्रीडम, हमारे चॉइस से डील करता है। साथ ही साथ इंक्लूसिवनेस, ठीक है, सबको क्या करना है, इंक्लूड करना, चाहे फाइनेंशियली या सोशली या इकोनॉमिकली, हर तरीके से इंक्लूसिवनेस की बात करता है। एंड एक्सेस टू एडवांस्ड एजुकेशन, सबको क्या हो, एडवांस्ड एजुकेशन मिले, सबको समान शिक्षा या बेहतर शिक्षा मिल पाए, ठीक, उसकी बात करता है। और इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम इन शॉर्ट अगर देखें तो पुदुचेरी जो है इस रिपोर्ट के हिसाब से बेस्ट फॉर परफॉर्मेंस है इसका। ठीक है, दिस पुदुचेरी हैज हाईएस्ट एसपीआई स्कोर इन द कंट्री, ठीक है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। और इसके बारे में अगर स्टेट्स की बात करें अमंग द स्टेट्स, तो वहां पे गोवा सबसे बेहतर या सबसे क्या करता है, बेस्ट परफॉर्मर है। तो इस तरीके से इस रिपोर्ट के बारे में हमने जाना। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये किस मंत्रालय, ये किसी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। ये एक संस्थान के द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बेसिक ह्यूमन नीड्स फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी, ये क्या है, क्रिटिकल डिमेंशन ऑफ एसपीआई। ये तीनों इसके क्या है, क्रिटिकल डिमेंशन है, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, तो यहां से हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। इससे पहले अगर हम बात करें, आपको अगर पूरे क्वेश्चन का एक सेट मैगजीन के फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप वहां से जाके मंथली मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है दी ऑब्जेक्टिविटी, नाम से हमारा मैगजीन आता है, जिसमें हम कंसाइज तरीके से जो भी करंट इवेंट्स हैं उनको क्वेश्चन के फॉर्म में उसमें दिया गया है, हमने दिया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा मैं कि 30 दिसंबर को हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो यूपीएससी 2023 क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रही है। तो 30 को हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर होगा। ठीक है, ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, और ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जो भी सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा, जो कि इस वजह से ये क्रैश कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स में सिलेक्शन या क्वालिफाई करने के लिए। तो आप जो है, अगर आपको कोई भी डाउट हो या इशू हो या इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना हो, तो हमसे स्क्रीन पे दिए नंबर्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं या अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे अदर सोशल मीडिया चैनल से भी जुड़ सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, जो कि लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो इस तरीके से आज का क्लास यही ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं हम आपसे। जय हिंद।